इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सबसे पहले जो बजौड़ के अंदर दहशत गर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह उस धमाके से वो ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुज़रने का, और सारी कौम आपके साथ है। इसके साथ मैं अपनी गवर्नमेंट को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा आसान है, सिंपल है। पैगाम यह है कि जब सारी आपकी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका सिर्फ एक ही मकसद हो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जाए, हर किस्म के उनके ऊपर केसेस किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, उनके घरों के ऊपर हमले किए जाएं, उनके लिए उनके रिश्तेदारों का पता चलवाओ, उनकी बिजनेसेस बंद करो और किसी ना किसी तरह इनको ख़त्म करो। जब एक हुकूमत का सारी तवज्जो इधर आ जाती है तो वो कैसे, जो नज़र आ रहा है कि दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। देखिए, हमें एक अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया था जब अफ़गान गवर्नमेंट गिरी और जो नई हुकूमत तालिबान की आई, तो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम इस दहशत गर्दी के ऊपर पूरी तरह काबू पा जाए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्या था कि जी, गनी हुकूमत के दौरान 3 डिफरेंट दहशत गर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में वारदात करते थे। एक था दाइश या आईसिल, दूसरी टीटीपी, और तीसरा था जो बलोच के लिबरेशन BLA। तो हम उनसे बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करते थे। तो तालिबान जब गवर्नमेंट आई तो याद रखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिनके सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुआ की, टॉक्स करवाई, अमरीकनों को इनके साथ बैठाया, तो सबसे करीब तो हम थे। तो असूलन तो हमें सीधी तौर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, और ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे कि जो TTP को यहाँ सेटल करना था उसमें हम पूरी तरह तवज्जो देते, उनका बंदोबस्त करते कि जब वो यहाँ आना था उस मसले को वहाँ हल करते, और अफगान गवर्नमेंट पूरी तैयार थी मदद करने के लिए। लेकिन तवज्जो वहाँ से हट गई, गवर्नमेंट जैसी हमारी गई वहाँ से तवज्जो हट गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आ रहे हैं कि ये दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशत गर्दी के वाक़या हुए हैं, जिसमें पख्तूनख्वा की पुलिस को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में और वो जो कैंटोनमेंट पे जोब में अटैक हुआ। तो मेरी फिर से दरख्वास्त है कि ये मसला और बढ़ता जाएगा अगर अभी पूरी तरह तवज्जो ना दी और अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करें। ये जो तहरीक इंसाफ है ये मुल्क दुश्मन नहीं है। जो मुल्क की जो अवाम, जिस 70% 75% अवाम जिस जमात के साथ खड़ी है, वो मुल्क से ना गद्दारी कर सकती है ना उसकी दुश्मन है। तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के और यहाँ नज़रअंदाज करना कि जो मसला बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। आगे माशी तौर पे हमारे हालात उधर पहुँच गए हैं जिधर आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, उसका जीना मुश्किल है। बिजली का बिल, जो आज बिजली का बिल दे रहा है, वो सवाल तो ये पूछेगा ना कि साल पहले जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 16 रुपए यूनिट था, तो आज 50 रुपए यूनिट कैसे पहुंच गया? कौन सा इतना बड़ा अजाब आया है कि वो बैग जो 55-60 रुपए किलो था आटे का,
वो पहुंच गया 150 रुपए किलो पे। जो चावल है वो तकरीबन दुगने हो गए चावल की कीमत। तो हर चीज जो ये महंगी हुई है, रुपया तेजी से गिर गया। तो पूछेंगे तो सही कि लोग कि एक तो हुकूमत बदल के ये अजाब आ गया, और उसके बाद जो दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, बिल्कुल नीचे चली गई थी, वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। और उसके अलावा किसी को यही नहीं पता कि अब मुल्क जा किधर रहा है। ना कोई कानून है, ना मुल्क की कोई आइन की किसी को परवाह है। अदालतों के ऊपर अलहदा प्रेशर डाला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज सामने है, किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ख़त्म किया जाए। और कौन ख़त्म करना चाहते हैं? 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं मुल्क के ऊपर। 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। एक दूसरे को जो कहते थे करप्ट हैं, चोर हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, दोनों को कहते थे एक दूसरे को। एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, केसेस साबित भी हुए, मुल्क से बाहर भी भाग जाते थे। और वो आज इकट्ठे मिलके कोशिशें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के कैसे मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ख़त्म करें। और उसके अंदर हमारा मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, मायूसी बढ़ती जा रही है। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये पैसे से ज़्यादा, ये जो हमारा डॉलर बाहर निकला है, क्योंकि ये अपने डॉलर्स भी लेके गए होंगे ना, तो जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अलहदा चीज़ है। लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हुई है, जो आपके वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा माशरे की उठाने में इनका हाथ होता है, प्रोफेशनल्स का, वो जब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसमैन वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो स्पेशलिटीज़ के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और वो इसीलिए है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही मुल्क जा किधर रहा है, कि एक पार्टी को ख़त्म करते करते सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। किसी इदारे के ऊपर लोगों को इस वक्त एतमाद नहीं है। FIA को तो लगाया हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह पकड़ो इमरान खान को और ये PTI की लीडरशिप को, किसी तरह साइफर पे पकड़ लो। ये नहीं पता कि साइफर जितनी साइफर पे बात होती है तो सारी उंगलियां इनके ऊपर आती हैं। ये जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये सारी उंगली इनके ऊपर उठती है। और अब तो नून लीग के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जनरल बाजवा ने तो हमें पहले से बता दिया था कि मैं ये गवर्नमेंट गिराने लगा हूँ। उसने तो ये कहा है कि अगर कोरोना ना आता तो ये तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट गिर गई थी हमारी, और पंजाब तो वो पहले गिराना चाहते थे। उसके बाद कहते थे तुम सेंटर भी ले लो। ये नहीं कि उसने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो बात की है, हमें तो ये पता ही था कि ये हो क्या रहा है, साजिश हुई है। मैं तो कहता जा रहा था, और साजिश डिले हो गई। दो साल अगर कोरोना के ना आते तो उसके, वो भी कहता है कि गवर्नमेंट पहले चली जानी थी। तो हमें तो ये पता था कि साजिश हुई है। लेकिन ये भी एक और सवाल अब उठता है कि कैसे कोई आदमी जो ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, कैसे वो किस फोरम पे फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत रहनी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए। क्या बंद कमरे में इतना बड़ा फैसला होना चाहिए जिसकी इतनी बड़ी कीमत कौम अदा कर रही है। आज जिधर हम पहुंच गए हैं, आज पाकिस्तान के हालात हैं, अंदर से लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से लोग पाकिस्तान को अब किस तरह देख रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात हों, क्या मुल्क को सिर्फ यही काम करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह जो अवाम की आवाज़ बंद की जाए। पहले इलेक्शन अनाउंस हुए 14 मई को, पंजाब के इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, गवर्नमेंट मानती नहीं है। उसी वक्त मुझे वैसे अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त अपनी रिट कायम करनी चाहिए थी। हमें अफसोस है कि उन्होंने इस हुकूमत को आइन को तोड़ने की इजाज़त दे दी। जब आपने उनको कोई एक्शन ही नहीं लिया तो इसका मतलब गवर्नमेंट और तो चौड़ी हो गई। अब तो खुल के कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी करता है मिलिट्री कोर्ट्स पे हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अब तो उनके लिए तो पाकिस्तान अब जो ताकतवर बैठा हुआ है वो फैसला करेगा
आइन का कौन सी शिक माननी है, कौन सी नहीं माननी। तो मैं सिर्फ इसका ये आगे बढ़ने से पहले, ये जो जनरल बाजवा की बातें आप सामने आ रही हैं, कई ऐसी बातें हैं जो मैं इसलिए नहीं करता, मैं अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो ये जिस तरह उन्होंने एक साजिश करके गवर्नमेंट गिराई और कैसे वो मिले हुए थे दूसरों के साथ, ये जो पीडीएम के लोगों के साथ कैसे उनके राब्ते थे, और कैसे उन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया कि इत्तेसाब का अमल ख़त्म किया। इत्तेसाब, याद रखें कि जो करप्शन केसेस थे, मैं बार बार कहता हूँ 95% हमारे पहले के करप्शन केसेस आ रहे थे, हमें विरासत में मिले थे, हमने नहीं बनाए थे। मेरे ऊपर तो आज 200 केसेस तकरीबन हो चुके हैं चंद महीने के अंदर। इनके ऊपर 2-2, 3-3 केसेस थे और वो सारे पुराने बने हुए थे, 95% पुराने केसेस थे। हमें तो वो जो इत्तेसाब का अमल था वो भी जनरल बाजवा ने इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि उनकी पहले से इनसे डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी। लेकिन मुल्क को आज कितना नुकसान हुआ, वो कौन सा फोरम है जिसके अंदर ये जायज़ा लिया जाएगा कि एक किस तरह के फैसले ने इस अवाम को कितना नुकसान पहुंचाया। मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूं वो ये कि देखिए, मुझे जो सबसे बड़ा मुझे खुशी थी वो ये कि तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिसने ख्वातीन को पॉलिटिक्स में लेके आए, यानी उन्होंने शिरकत की पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मुझे फ़ख्र इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें मेरी वालदा बताती हैं कि औरतें कितनी शिरकत करती थी उस पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। तो ये पहली दफ़ा इस तरह औरतों ने इतनी तादाद में शिरकत की। हम जो बाई इलेक्शंस जीते, याद रखें कि जो हम बाई इलेक्शंस जीते हैं 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उसमें औरतों का बहुत बड़ा टर्नआउट था। यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर इतनी औरतें ना पोलिंग स्टेशन पर निकली तो हम इलेक्शन कैंसिल कर देंगे। यहाँ रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ औरतों का, जिससे हमने बाई इलेक्शन जीते। लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है औरतों के साथ, जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूं कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया, इस तरह की औरतों की इज्जत बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह अभी तक जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूं कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी जलाने घराने ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमजा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? इनको इतनी बड़ी सजा कि 80 दिन से ये जेलों में है। और भी औरतें हैं, कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई, उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया, और उनके बच्चे हैं, और उसके बावजूद उनको जेलों में रखा हुआ। ये कौन से माशरे में होता है? और ये पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज आइन हमें हक देता है। ये पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था किसी ने। जो लोगों ने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया था उसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भी तफ्तीश करें। वहां कोई सीसीटीवी कैमरा लगे थे, सेफ सिटी के कैमरास थे, पता तो चले कि क्या हुआ है। हमें पता है कि अस्की टावर्स किसने जलाए हैं, हमारे पास एविडेंस है। रेडियो पाकिस्तान की एविडेंस मिल रही है कि पेशावर किसने जलाया। तो एक वन साइडेड व्यू देकर तो सारों को ही ऊपर एक्शन ले लिया, जिसमें औरतें जेलों में डाल दिए। और औरतों का, उनके जो बाहर औरतें उनसे क्या हो रही हैं, वो छुपी हुई हैं। हमारी जो तंजीम की औरतें थी, उनके घरों के ऊपर अटैक्स, कईयों के खामद को पकड़ के ले गए, कईयों की बिजनेसेस बंद कर दी, जो खामदों की हस्बैंड्स की बिजनेस बंद कर दी। यानी वो इतनी मुश्किलों में उनको डाल दिया, और कई तो छोड़ के चले गए पॉलिटिक्स। हम उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है, ये मुझे बताएं, जिन औरतों के बच्चे हों,
جن عورتوں کے خامد ہوں، بھائی ہوں، باپ ہوں، وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے؟ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں، جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کیا، بچے، نوجوان، بوڑھے، لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت، یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کینسل کروائی، ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے، ہم نے ان کے پوری سسٹم کے کیسے انہوں نے شرکت کرنی ہے پاکستان کی الیکشن ڈے کے اوپر، پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈال کے، وہ انہوں نے ختم کروایا اوورسیز پاکستانیز کو، جن کے پیسے پہ ملک چلتا ہے۔ وہ اوورسیز پاکستانی اگر وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیں، آدھا بھی پیسہ کام کر، پاکستان بینکرپٹ بالکل ہی بیٹھ جائے گا۔ ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے، ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی۔ اور اب آ کے عورتیں، جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں، ووٹس ڈال رہی ہیں، جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پالیٹکس سے باہر ہو جائیں۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں، اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں آپ، کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور میں، کیونکہ عاشورہ بھی ختم ہوا ہے، میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ، جس کو ایمان دے دیتا ہے، اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق، اور میں نے ایک علامہ اقبال کا فارسی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی انسٹاگرام اور سارے فورمز پہ کہا ہے کہ وہ فارسی کہہ، لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے۔ تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی، اور آزادی خوف سے بھی، آزادی اپنی میں سے بھی، اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے عشق کرنے سے۔ اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ، جب آپ اپنے ذہن میں دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو جب پتا تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں۔ اور جو ان کی شہادت تھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین، حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے، یعنی کوئی میری موت ہے، میں یہ جو اب کھڑا ہوں اسٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اس کے باوجود وہ عشق کتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھک گیا ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بیج بو دیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ اس قربانی کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا، وہ کیوں کامیاب ہوا، کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے۔ اس نے اپنا ظالم گورنر کو رکھا تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتاتے رہے۔ تو آج میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے، وہ گھر توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ مار دیں گے، وہ ویگو ڈالا آ جائے گا۔
آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں, ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے, ہم اپنی آزادی لے لیں گے. ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے اوپر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے, چوری یہ کرتا ہے, ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے, احتساب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے, اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتور کے سامنے وہ آتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے NRO مل جاتا ہے ان کو. اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدترین قسم کی غلامی ہے. اور اگر یہ اس موقع پہ, تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. اور آزادی آئے گی انصاف سے. جب ہمارے حقوق کی ہمارے عدالتیں حفاظت کریں گی, جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا, کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا, اور میں یہ کرتا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں, یہ مجھے جیل میں, کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی, ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے. پاکستان زندہ باد.